नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार अग्रहरी अपने यूट्यूब चैनल मेड इजी विथ मनोज में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक ज़रूरी सूचना, जिन दोस्तों ने भाग 1 शुरू करने से पहले हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है वे कृपया इसे ज़रूर देख लें, क्योंकि जैसे किसी बुक को पढ़ने से पहले उसका आमुख पढ़ना ज़रूरी होता है, जिससे पता चलता है कि पुस्तक किस विषय पर लिखी गई है, उसमें क्या क्या मैटर है, उस बुक को लिखने का लेखक का उद्देश्य क्या है। उसी प्रकार हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो भी आपको इस सीरीज के बारे में सारी जानकारी दे देगी, आप उसे देख लीजिएगा। व्यूअर्स की जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्वावलोकन रिवीजन की इस सीरीज में हम केवल उन्हीं प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो थोड़े कठिन और उलझाऊ प्रकृति के होते हैं, जिन्हें बार बार दोहराने की ज़रूरत पड़ती है। तो बिना समय वेस्ट किए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पर्यावरण एवं सतत विकास। तो सबसे पहले 60 नोट्स देखते हैं। पर्यावरण की परिभाषा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ये पर्यावरण की शासकीय परिभाषा है। अब इधर जो कुछ भी था वो आपके लिए उपयोगी नहीं रहा होगा या बहुत आसान प्रकृति का था, इसीलिए हमने यहाँ से हटा दिया है। अब प्रश्न कोश देखते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय है: ए, भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, तो ये एकदम बिल्कुल सही है। बी, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं, ये भी पर्यावरण की परिभाषा हो सकती है, इसलिए ये भी सही है। सी, भौतिक, जैविक एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी पर्यावरण की परिभाषा हो सकती है, इसलिए सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण किससे बनता है? ए, जीवी घटकों से, बी, भू आकृतिक घटकों से, सी, अजैव घटकों से, डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। व्याख्या देख लेते हैं। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि है तथा जैविक एवं अजैविक तत्वों वाले पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। पर्यावरण के 3 संगठक हैं: भौतिक या अजैविक संगठक, इसमें स्थल, वायु, जल इत्यादि आते हैं। दूसरा है जैविक संगठक, इसमें पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव इत्यादि आते हैं। और तीसरा है ऊर्जा संगठक, इसमें जो है सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा सम्मिलित होती है। फिर 60 नोट्स देखते हैं। टॉपिक है धारणीय विकास एवं सतत विकास। ध्यातव्य है कि सतत विकास शब्द की व्याख्या वर्ष 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में की थी। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 रियो घोषणा में इसके प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया गया था। इसके साथ ही वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन का मुख्य मुद्दा सतत विकास था। टिकाऊ विकास की जो अनिवार्य शर्त है वे सूचनाओं की उपलब्धता पर आधारित होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी सूचनाएं जरूरी होती हैं उसको देखते हैं। टिकाऊ विकास हेतु आवश्यक सूचनाएं: पहला, पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं, और दूसरा है मनुष्य व उसके क्रियाकलाप से संबंधित सूचनाएं। पहला, जैविक अधिवास से संबंधित सूचनाएं, दूसरा, प्राकृतिक संसाधन से संबंधित सूचनाएं, तीसरा, पर्यावरण के आधारभूत कारकों के संदर्भ में सूचनाएं, और चौथा है वर्तमान पर्यावरण की स्थिति संबंधी सूचनाएं। अब मनुष्य और उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचनाओं में देखते हैं। पहला, जनसंख्या वृद्धि दर, दूसरा, जनसंख्या का आकार, तीसरा, विभिन्न संसाधन व खाद्य उपलब्धता, और चौथा है गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं, पांचवा, औसत जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय, और छठा है तकनीकी स्तर। इन प्राप्त सूचनाओं के आधार पर अनुकूलतम स्तर का निर्धारण किया जाता है, फिर विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जाती है। प्रश्न कोश देखते हैं। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधन से संबंधित होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए, प्राकृतिक संसाधन। व्याख्या देखते हैं। धारणीय विकास विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास के लिए आवश्यक है
ए जैव विविधता का संरक्षण, बी प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, सी निर्धनता को घटाना, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। व्याख्या देखते हैं। सतत विकास के लिए जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता घटाना सभी आवश्यक हैं। आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ विकास या सतत विकास है। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में यह एक भूमंडलीकरण दृष्टिकोण बन चुका है। अगला टॉपिक है प्रकृति में कार्बन चक्र या जल चक्र। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरोपित किए जाते हैं तथा भूमि में उपस्थित उनके मूल रोमों द्वारा वे जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतया पौधों के अधिकांश मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं होती है। ध्यातव्य है कि मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलयन के संपर्क में रहते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा ही पौधे भूमि से जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम की कोसा भित्ति मुख्यतया सेलुलोज से बनी होती है। इसके साथ इसमें कुछ पैक्टिन भी पाया जाता है। पैक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। पौधों के मुरझाने का एक अन्य कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन की सांद्रता अधिक हो जाती है। इससे जड़ के मूल रोमों द्वारा जल अवशोषण कठिन हो जाता है। इससे पौधे मुरझा जाते हैं। उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राप्य भूमि जल, मृदा के तापमान, मृदा विलयन की सांद्रता व मृदा की वायु जैसे कारकों पर निर्भर करता है। इस प्रकार जल मंडल में स्थित जल जल चक्र द्वारा पर्यावरण में अपनी भूमिका विभिन्न प्रकार से निभाता रहता है। प्रश्न कोश देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 प्रकाश संश्लेषण, 2 श्वसन, तीसरा है जैव पदार्थों का अपक्षय और चौथा है ज्वालामुखी क्रियाएं। उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? तो इसमें से श्वसन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ी जाती है, जैव पदार्थों के अपक्षय द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ी जाती है और ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा भी पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ी जाती है। इनमें से सिर्फ प्रकाश संश्लेषण ऐसा है जो कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है किसमें? ए कार्बन चक्र में, बी हाइड्रोजन चक्र में, सी जल चक्र में, डी नाइट्रोजन चक्र में। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। व्याख्या देखते हैं। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है और सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? ए हवा के दबाव पर, बी वायुमंडल में नमी पर, सी जल चक्र पर और डी है तापमान पर। तो इसका सही उत्तर है सी जल चक्र पर। वायुमंडल में नमी वर्षा की मात्रा का निर्धारण करती है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा यथा बूंदाबांदी, वर्षा, बर्फबारी इत्यादि वायुमंडल में नमी की मात्रा में बढ़ोतरी से बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते हैं क्योंकि ए नई मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं रहते हैं, बी अधिकांश मूल रोम नई मिट्टी को अधिक सख्ती से जकड़ लेते हैं। तो ये दोनों गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, सी प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। ये बात अभी पीछे बताई गई है, इसलिए सही उत्तर होगा सी प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं। अगला टॉपिक है वायुमंडल। 60 नोट्स देखते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व पदार्थ का साधारणतम रूप होता है जिसे रासायनिक या भौतिक विधियों द्वारा आगे को उपविभाजित नहीं किया जा सकता। और यौगिक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या अधिक तत्व द्रव्यमान के एक स्थिर अनुपात में संयोजित होते हैं। मिश्रण ऐसा पदार्थ होता है जिसमें 2 या अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। अब वायु में विभिन्न गैसों की प्रतिशत मात्रा को देख लेते हैं। इसमें से 4 को याद रखना बहुत जरूरी है। पहला है नाइट्रोजन, ये सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में वायु में विद्यमान होती है, लगभग 78%। ऑक्सीजन ये लगभग 21% और आर्गन जो है ये 0.93% यानी लगभग 1% के आसपास और कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% विद्यमान होती है। अब प्रश्न कोश देखते हैं।
पहला प्रश्न हटा दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। वायु एक है, ए यौगिक है, बी तत्व है, सी मिश्रण है, डी विद्युत अपघट्य है। तो इसका सही उत्तर है सी वायु मिश्रण है। फिर तीसरा प्रश्न भी हटा दिया गया है। चौथे पे आते हैं। निम्नलिखित नोबेल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? ए हीलियम, बी आर्गन, सी रेडान, डी नियान। तो इसका सही उत्तर है सी रेडान। रेडान एक अक्रिय गैस है जो कि रेडियो एक्टिव होती है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था इसीलिए हटा दिया गया है। सातवां देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? तो इसका सही उत्तर है डी ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, बी शोर का अवशोषण, सी वायु का प्रदूषण, डी ऑक्सीजन की विमुक्ति। तो इसका सही उत्तर है सी वायु का प्रदूषण। पेड़ पौधे वायु का प्रदूषण नहीं करते हैं बल्कि प्रदूषण को दूर करने में सहायक हैं। फिर शॉर्ट नोट्स देखते हैं। शॉर्ट नोट्स में कुछ नहीं था तो सीधे प्रश्न कोश पर आते हैं। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है? ए पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, सी पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। तीनों पर्यावरणीय अपकर्ष से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपक्षय का विचार संबंधित है? ए पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, बी मौसम में दैनिक परावर्तन, सी एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। इसको इस चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। मान लीजिए ये चट्टान है, तो ये चट्टान गर्मी, ठंडी, बरसात, धूप सहते हुए सूक्ष्म कणों में विभक्त होती रहेगी और यहीं पास में एकत्र होती रहेगी। तो जब ये पास में एकत्र होती रहेगी तो इस क्रिया को अपक्षय कहते हैं। लेकिन जब यही टूटा हुआ पदार्थ किसी बाह्य बल के कारण दूर चला जाता है तो इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। ये बाह्य बल आंधी, तूफान, वर्षा इत्यादि हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ए धारणीय विकास, बी गरीबी कम करना, सी वातानुकूलन और डी कागज के थैलों का प्रयोग। तो घटना चक्र के अनुसार इसका सही उत्तर दिया गया है बी गरीबी कम करना। मेरे अनुसार इसका सही उत्तर होगा सी वातानुकूलन, क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो वातानुकूलन का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं होता है। अब व्याख्या देख लेते हैं। धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से संबंध है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास, कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है। इसी दूसरे दृष्टिकोण के आधार पर घटना चक्र ने इसका उत्तर बी माना है। नेक्स्ट टॉपिक है धारणीय विकास। पहले शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ एसडीजी के बारे में बात की गई है, लेकिन एसडीजी के पहले एक और लक्ष्य आया था जिसे एमडीजी कहते हैं। एमडीजी का फुल फॉर्म है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये यूएन द्वारा 2000 में निर्धारित किया गया था। इसमें 8 गोल और 18 टारगेट हैं। इन 8 गोल और 18 टारगेट को प्राप्त करने का समय था 2015। जब 2015 का समय बीत गया तो यूएन एक नया लक्ष्य लेके आया जिसे एसडीजी कहते हैं। इस लक्ष्य को 2030 तक प्राप्त करना है। इसमें 17 धारणीय विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और 169 एसोसिएटेड टारगेट निर्धारित किए गए हैं। तो याद रखिएगा एसडीजी में 17 गोल हैं और 169 एसोसिएटेड टारगेट हैं। ये 17 जो इसके धारणीय विकास लक्ष्य हैं ये हर कंपटीटर के जुबान पे होना चाहिए, क्योंकि इससे कई तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे 2030 तक इससे प्रश्न बनते रहेंगे। इसलिए आप इसको अपने ज़बान पर रख लीजिए। प्रश्न ऐसे पूछता है कि लैंगिक समानता किस नंबर का लक्ष्य है? अब हम सारे लक्ष्य को देख लेते हैं। नंबर 1 पे है गरीबी, दूसरे नंबर पर है भूख,
तीसरे नंबर पर है सेहत एवं स्वस्थ जीवन को बढ़ावा। चौथे नंबर पर है समावेशी एवं न्यायसंगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा। पाँचवें नंबर पर है लैंगिक समानता। छठे नंबर पर है स्वच्छ जल एवं सफाई। सातवें नंबर पर है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा। आठवें नंबर पर है समावेशी और सतत आर्थिक विकास एवं रोजगार। नवें नंबर पर है बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा एवं नवाचार। 10वें पर है देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। 11वें पर है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। 12वां है अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां है जलवायु परिवर्तन। 14वां है समुद्री संसाधनों का संरक्षण। 15वां है मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनी प्रबंधन करना, भूमि क्षरण एवं जैव विविधता के नुकसान पर रोक लगाना। तो ध्यान रखिएगा, जितना पर्यावरण पारिस्थितिकी से संबंधित है वो 15वें नंबर पर है। 16वां है न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा। और 17वां है सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। पहला टॉपिक है धारणीय कृषि। धारणीय कृषि का अर्थ है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। वर्तमान में भारत की लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। ध्यातव्य है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य समेत अन्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हुई। इसकी वजह से कृषि में रासायनिक खादों एवं जहरीले कीटनाशकों का भरपूर उपयोग किया गया ताकि पैदावार बढ़े, परंतु इससे प्राकृतिक असंतुलन व मृदा की गुणवत्ता व उसकी उर्वरता को व्यापक क्षति पहुंची। इससे मानव के स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव पड़ा। इससे निपटने हेतु आज संपूर्ण विश्व का झुकाव धारणीय कृषि या सतत कृषि की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस हेतु जैविक खाद का प्रयोग किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत में टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन वर्ष 2014-15 से चल रहा है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का एक भाग है। अब देखते हैं क्लब ऑफ रोम क्या है। क्लब ऑफ रोम वैज्ञानिकों, अर्थविदों, सिविल सेवकों तथा व्यवसायियों की एक संस्था है जो मानव के समक्ष उपस्थित होने वाली वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु सुझाव देती है। यह संस्था शोध, वाद विवाद, सम्मेलनों इत्यादि के माध्यम से वैज्ञानिक विश्लेषण कर इन सुझावों को उपलब्ध कराती है। अब प्रश्नकोश देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धारणीय विकास लक्ष्य पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है प्रस्तावित किया था। तो ये गलत है, क्योंकि धारणीय विकास लक्ष्य 1972 में नहीं बल्कि 2012 में निर्धारित किए गए थे और इसे क्लब ऑफ रोम ने प्रस्तावित भी नहीं किया था। दूसरा देखते हैं, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2। व्याख्या देख लेते हैं। धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम वर्ष 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। इसी तत्वावधान में धारणीय विकास लक्ष्य बनाए गए हैं जिन्हें वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास लक्ष्य 2017 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये प्रश्न करंट का है। इसका हमने आपको उत्तर इसलिए नहीं बताया है ताकि आपको पुराने और नए डेटा में भ्रम ना हो, और सिर्फ प्रश्न को इसलिए पढ़ दिया है ताकि आप जब करंट पढ़ें तब ऐसे डेटा पर विशेष ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारणीय कृषि का अर्थ है ए, आत्मनिर्भरता, बी, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात एवं आयात कर सकना। तो दोनों गलत है। तीसरा देखते हैं, भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे धारणीय कृषि के बारे में पढ़ा था। तो सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला टॉपिक है पृथ्वी शिखर सम्मेलन या रियो समिट। सबसे पहले अब हम पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं उनको क्रमानुसार व्यवस्थित रूप में देख लेते हैं। ये घटना चक्र में अव्यवस्थित रूप से जगह जगह दिया गया था, जिसको हमने एक जगह कलेक्ट कर दिया है। सबसे पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, और ये स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। 1972 वाले सम्मेलन के 20 वर्ष बाद यानी उसकी 20वीं वर्षगांठ पर प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ। ये कहाँ हुआ?
तो ये हुआ था ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। इसके अन्य नाम है अर्थ समिट, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और यह किससे संबंधित था? तो ये पर्यावरण एवं विकास से संबंधित था। ये याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछा गया है। इसी में टिकाऊ विकास हेतु एजेंडा 21 भी स्वीकृत किया गया था। अब इस 1992 वाले सम्मेलन के 5 वर्ष बाद 2 सम्मेलन होते हैं। पहला होता है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में और दूसरा होता है पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन 1997 में। फिर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 के 10 वर्ष बाद एक सम्मेलन होता है जिसको कहा गया है जोहान्सबर्ग पृथ्वी सम्मेलन। इसका अन्य नाम है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन या रियो प्लस 10 सम्मेलन। फिर प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था उसके 20 वर्ष बाद एक और सम्मेलन होता है जिसको कहा गया है रियो प्लस 20 सम्मेलन। ये 2012 में होता है। इसका शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट, यानी ऐसा भविष्य जो हम चाहते हैं, और इसका भी स्थान था रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट टॉपिक है भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, GEF क्या है इसको देख लेते हैं। तो भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा यानी GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जैविक विविधता पर अभिसमय, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय, मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, अस्थायी जैव प्रदूषकों पर स्टॉकहोम अभिसमय एवं पारा पर मिनीमाता अभिसमय इत्यादि के लिए वित्तीय कार्यविधि के रूप में काम करता है। तो याद रखिएगा किस रूप में काम करता है? वित्तीय कार्यविधि के रूप में। और इसकी स्थापना रियो अर्थ समिट 1992 में हुई थी, यानी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। अब प्रश्न कोश देखते हैं। पहला प्रश्न है रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, क्या था? ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। तो अभी हमने यहाँ देखा था कि ये पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए। फिर भी हम सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बी पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, तो ये पर्यावरण प्रदूषण सम्मेलन नहीं था, इसलिए बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, ये भी नहीं था। डी इनमें से कोई नहीं, ये भी उत्तर गलत है, इसलिए सही उत्तर ए ही होगा। व्याख्या देख लेते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में वर्ष 1992 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय कार्यविधि के रूप में काम करता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये वित्तीय कार्यविधि के रूप में काम करता है, तो सही उत्तर ए हो जाएगा। फिर भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बी या भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है, ये बात गलत है। सी यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य से प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतरण सुकर बनाता है, तो ये बात भी गलत है। डी दोनों ए और बी, तो डी उत्तर भी गलत हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर है ए। अब देखते हैं एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को एजेंडा 21 नाम दिया गया। इस एजेंडा को निम्न प्रमुख भागों में बांटा गया है। एजेंडा 21 के प्रमुख भाग हैं। पहला भाग है विकासशील देशों में गरीबी निवारण एवं जनसंख्या नियंत्रण। दूसरा है सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सामाजिक सुरक्षा। तीसरा है पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने पर बल। और चौथा है जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण। फिर प्रश्न कोश देखते हैं। पहला प्रश्न है समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है, तो ये बिल्कुल सही है कि यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। दूसरा है 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई, तो ये एकदम गलत है क्योंकि इसकी उत्पत्ति 1992 में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में हुई थी, तो इसलिए सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। व्याख्या देख लेते हैं। एजेंडा 21 धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसमें सम्मिलित देशों ने धारणीय विकास के लिए एक कार्रवाई योजना स्वीकृत की जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो कहाँ किया गया था? रियो में। सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट टॉपिक है रियो प्लस 20 सम्मेलन। इसमें 60 नोट्स कुछ भी नहीं था। अब देखते हैं प्रश्न कोश। पहला प्रश्न देखते हैं, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो प्लस 20 सम्मेलन क्या है? तो ए
यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, ये सही लग रहा है। बी देखिए, यह विश्व व्यापार संगठन की मंत्रिवर्गीय बैठक है, तो ये गलत है। सी, यह जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का सम्मेलन है, ये भी गलत है। डी, यह जैव विविधता पर कन्वेंशन के सदस्य देशों का सम्मेलन है, तो डी भी गलत है, इसलिए सही उत्तर होगा ए, यह धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। व्याख्या देख लेते हैं। Rio+20 धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का लघु नाम है। यह सम्मेलन जून 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था। यह सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ तथा वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित विश्व सतत विकास सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी+5 सम्मेलन आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था 1992 के 5 वर्ष बाद यानी 1997 में, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? Rio+20 घोषणा पत्र का शीर्षक द फ्यूचर वी वांट था, हम पीछे इसको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी PAGE जो अपेक्षाकृत हरित एवं और अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था की ओर देशों के संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक कार्यविधि है, आविर्भूत हुई। ए, जोहान्सबर्ग में 2002 के संधारणीय विकास के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। बी, रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। सी, पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में। डी, नई दिल्ली में 2016 के विश्व धारणीय विकास शिखर सम्मेलन में। तो इसका सही उत्तर है बी, रियो डी जेनेरियो में 2012 के संधारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में। व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया। इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्थाओं में रुचि रखने वाले देशों को समर्थन प्रदान करने के लिए सरकारों आदि से कार्यवाही का आह्वान किया गया। इसी आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी PAGE का सृजन किया गया। विभिन्न संगठन एवं संस्थान, अब इसको देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। मित्रों, YouTube पर यह हमारा पहला वीडियो है। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके अवश्य बताइए, और यदि कोई सुझाव और नया आइडिया आपके पास है तो उसे हमारे फ़ोन नंबर के माध्यम से अवश्य बताएं। हम आपके सुझाव के अनुसार सुधार करने का प्रयास करेंगे। और एक ज़रूरी बात, यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो हमारे प्रोत्साहन हेतु चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जय हिंद।